नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है, चलिए उसमें बात करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा खतरा जो था वो टल गया है कुछ दिनों के लिए। हमेशा के लिए नहीं टला है, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा अक्टूबर में ही आने वाला था, वो फिलहाल टल गया है। बताते हैं वो खतरा कौन सा है। और आपका देखिए SEC अभी यहीं रुकने वाला नहीं है, इससे और आगे बढ़ के अभी और वो कहता है अड़ंगे अटकाएगा, यानी कि हर्डल्स पैदा करेगा। दूसरा, क्या FOMC का जो कल रिजल्ट था उससे मार्केट पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला था? वैसे तो मैंने सुबह ही चीज क्लियर कर दी थी, थोड़ा सा लास्ट में इसको भी कवर करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी और शेयर करेंगे ट्रेडिंग को लेके, कि एक्चुअली ट्रेडिंग आपको किस बेस पे करनी चाहिए। देखिए, मैं कराता नहीं हूं, लेकिन मैं करता तो हूं, तो आपको थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता हूं। उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाए तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं SEC का ही, कि SEC क्या यहीं रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं साहब, यहां नहीं रुकने वाला। अभी तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी गाज आने वाली है, उन पर भी कुछ ना कुछ हडल्स पैदा करेगा, कुछ ना कुछ उन पर भी ऐसे नियम कानून थोपेगा कि कहीं ना कहीं वहां भी एक पैनिक क्रिएट होगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा जो है अलर्ट रहें, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है अपने, वो भी देखिए सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी सरकार की रडार पर आ गए। अब रडार पे आ गए तो देखिए भाई, फिर डिसेंट्रलाइज सब कुछ कहां रहा? फिर तो सरकार की नजर में होगा कि आपके पास कितना USDT है और कितना BTC है। अभी तक हम क्या बोलते हैं कि भाई सेंट्रलाइज से निकाल के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, लेकिन वहां भी अब ये सब रहेगा सरकार की नजर में, तो वहां भी आप ये कहोगे सब कुछ छुपा रहेगा। छुपा नहीं रहेगा, सरकारें यही तो चाहती हैं, तो वो शायद धीरे धीरे हो जाएगा। रेगुलेशन से पहले ही हो जाएगा। रेगुलेशन से आने के बाद तो सारे मैटर ही खत्म हो जाएंगे। फिर तो आपको A to Z चीजें, चाहे आपकी वॉलेट में है, चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है, चाहे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में है, आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी बाकायदा कि हमारे पास इतना है। तो आगे ध्यान रखिएगा, ये सब होने वाला है। अब आते हैं जो कल FOMC का जो रिजल्ट आया, यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, तो कुछ इंपैक्ट आने वाला था? नहीं साहब, ये मैंने बहुत क्लियर कट रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिया था आपको वीडियो में कि साहब देखिए, मार्केट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। मार्केट ऑलरेडी जहां पर है वहां से ज्यादा हिलने वाला नहीं है, वहां से नीचे जाने के चांस ज्यादा है बजाय ऊपर जाने के। वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, वो एक अलग चीज है कि $500-700 का ऊपर नीचे हो गया, वो तो देखिए वेल्स को तो कमाना है ना, आप नहीं कमाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो कमाएंगे। तो वही हुआ। अब फिलहाल देखिए जो BTC का प्राइस है 26,400 पे आ गया, यानी कि 27,200, 300, 100 इसके आसपास जो चल रहा था, वहां से अब गिर के जो है 26,400 पर फिलहाल चल रहा है। यही चांस थे, यही इसकी उम्मीद थी कि यहीं आएगा, और ये फिर दोबारा से वही अपना 25 और 26 वाली रेंज में आके फिर वहीं पे चहलकदमी करेगा। पैनिक की न्यूज थी वो टल गई है। वो मैं आपको बताता हूं कौन सी है। वो है साहब MT Gox, नाम आपने अच्छी तरह सुना होगा। ये जो है अक्टूबर में ही जो अमाउंट, यानी जो BTC रिटर्न करने थे इसको, वो इसने फिर से टाल दिए हैं, और अब दिसंबर तक, यानी अक्टूबर में 30 तारीख के आसपास इसको एक लास्ट डेट इन्होंने फाइनल की थी। पहले की थी इन्होंने करीब वो जो है जुलाई के आसपास में, फिर उसको एक्सटेंड किया था तो अक्टूबर में आ गए। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया है, अब इन्होंने दिसंबर कर दिया है। तो फिलहाल देखा जाए तो कुछ दिनों के लिए खतरा टल गया है, लेकिन ये कहो कि ये MT Gox वाला खतरा टल गया है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जो है आएगा जरूर, लेकिन हो सकता है टलता जा रहा है, टलता जा रहा है, तो ये तब तक टल जाए जब तक थोड़ी बुल रन की स्टार्टिंग ना हो जाए। फिर क्या होगा कि ज्यादा इंपैक्ट आपको मार्केट पे नजर नहीं आएगा। अभी क्या है, जो हालात मार्केट के चल रहे हैं, जो सीन आपके सामने है, बियर बियर और बियर, उसमें अगर कुछ ये इस तरीके का फंड और आ जाएगा तो फिर आपका मार्केट और नीचे जाएगा। तो यहां पर फिलहाल थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं कि तब तक शायद दिसंबर तक थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी का सीन बन जाए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा जो खतरा आने वाला था वो टल गया है। अब यहां पर देखिए BTC और इथेरियम दोनों के ही प्राइस में गिरावट है। अब BTC आपका 26,400, इथेरियम आपका $1,570 के आसपास चल रहा है। तो यहां देखिए जो कल का सीन था उसमें कहीं ना कहीं जो बाद का इन्होंने जो बोला पावेल ने, मैंने कहा ना, देखिए पावेल की स्पीच ज्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट के बारे में घोषणा की। तो पावेल ने साफ क्लियर कहा कि देखिए अभी हो सकता है कि हम ना बढ़ाएं, लेकिन अगले क्वार्टर में तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अपना इन्फ्लेशन है वो नीचे लेके आना है, और जितना नीचे लाना है उतना आ नहीं रहा, बजाय ये बढ़ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, इसकी बात का कोई भरोसा मुझे तो है नहीं। यहां देखिए बेशक ये बात सामने निकल के आई है कि साहब अगले क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है दिसंबर से पहले ही एक बार ये इंक्रीज कर दें। क्यों? इनका इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है,
बढ़ेगा तो देखिए कहीं न कहीं इन पर दबाव आएगा और हो सकता है ये जो अपनी बात उन्होंने कही है उससे पहले ये इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो उसका इंपैक्ट भी तब जरूर फिर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो जो भी है, लेकिन फिलहाल देखिए मार्केट अभी डाउन हो रहा है। और मैं हमेशा से आपको एक चीज बोलता हूं कि यूएसडीटी या आपके पास जो भी फंड है बचा के रखिए। ये जो डिप बाय चिल्लाने आते हैं उनसे थोड़ा सा किनारा कीजिए। वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं वीडियो नहीं देखिए, वीडियो देखिए, कुछ तो अच्छा मिलेगा, लेकिन डिप बाय वाला सीन ना अभी अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि डिप बाय बहुत कर चुके हैं आप, और बर्बाद होने से अच्छा है कि जो बचा हुआ है उसको बचा के रखिए। मौका मिलेगा, जिसने नहीं खरीदा उसको अभी बहुत मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेन निकल चुकी है, वो एक ट्रेन निकल जाती तो दूसरी ट्रेन पीछे से आती भी है। ये भी जिंदगी का एक उसूल है, शायद आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो स्टेशन पे जाइए, आपको रूबरू हो जाएगा बिल्कुल जिंदगी और ट्रेन से, क्या आखिर एक्चुअल है क्या, कि एक निकल गई तो ऐसा नहीं कि चली गई, दोबारा आती है एक और। तो वही है कि सीन आपको दोबारा मिलेगा, लेकिन क्या है कि ये डिप बाय के चक्कर में आप अपनी जेब खाली कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको बचाइए। अब आते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेडिंग की। बहुत सारे ट्रेडर आजकल बन गए हैं, कुछ तो नए आ गए एकदम से, रोज ट्रेडिंग आपको सिखा रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है, किसी के पास एक गोल नहीं है कि हमें जाना कहां है। एक ही वीडियो में वो 1 महीने पे भी कूदेंगे, हफ्ते में भी कूदेंगे, 4 घंटे की कैंडल पे भी कूदेंगे, दिन पर भी कूदेंगे, और 15 मिनट की कैंडल पे भी कूदेंगे। भाई आप सिखाना क्या चाह रहे हो? पहले एक गोल तो सेट करो कि हमको 15 मिनट पे ट्रेडिंग करनी है, एनी हाउ, चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। अब आपने क्या किया, आपको एक ही चार्ट में आपको 15 मिनट, 1 महीना, 1 दिन और 1 हफ्ता सबका समझा दिया। अब आप ट्रेड कौन से उस पर सीन पे करोगे जाके, कौन सा टाइम फ्रेम में लेके आप करोगे? क्योंकि आपके दिमाग में तो इतने सारे घोड़े दौड़ा दिए कि आपको खुद नहीं पता कि मुझे कौन से घोड़े पे बैठना है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस काले घोड़े पे बैठना है, मतलब काले पर ही बैठना है, बाकी जो है सबको छोड़ो। तो उसी तरीके से आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना ही पड़ेगा अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग। देखिए सबका अलग होता है, सबका अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने लिए केवल एक टाइम फ्रेम सेट कीजिए कि मुझे 4 घंटे पर ही ट्रेड करना है। फिर उसके बाद 1 घंटा, वो 1 घंटा या 1 हफ्ता या 1 महीना, उसके बारे में नहीं सोचना है। ये केवल आप अपनी नॉलेज के लिए ट्रेड करने से पहले ये एक बार इस सीन को देख लीजिए। हफ्ते का भी देख लीजिए, महीने का भी देख लीजिए, 6 महीने का देख लीजिए, चाहे 15 मिनट का देख लीजिए। ट्रेड करने से पहले इस सीन को एक बार देख लीजिए। लेकिन जब आप ट्रेड कोई भी सेट करें तो ये जरूर सेट कर दें कि मुझे अब 4 घंटे पर ही खेलना है, या आधा घंटे पे खेलना है, या 15 मिनट पर ही खेलना है, केवल एक। बाकी सारी चीजें निकाल दीजिए। यहां मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप देखिए सबको कि कौन क्या बता रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम सेट करें वो हमेशा मिनिमम वाला टाइम सेट करें। कोई 4 घंटे, 5 घंटे या 1 हफ्ते वाला टाइम सेट ना करें। मैं देखिए अपनी स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, मैं केवल 15 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे पर ही कोई भी ट्रेड अपना खेलता हूं। मैं नहीं देखता 4 घंटे में क्या होने वाला है या 1 हफ्ते में क्या होने वाला है। ट्रेड लेने से पहले जरूर ये सारी चीजें देख लेता हूं कि एक्चुअली चल क्या रहा है, कि 1 हफ्ते में क्या हुआ था, या 4 घंटे में क्या हुआ, या कैंडल कैसे कहां क्लोज हुई, वो चीजें देख लेता हूं। लेकिन जब भी कोई ट्रेड लेता हूं तो अपना टाइम जो सेट करता हूं, या तो 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा, बस। उसके बाद चाहे मुझे लॉस होता है मैं कॉल काट देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस हो रहा है उसके बाद मैं ट्रेड में रुका हूं, नहीं, उसको हटा देता हूं। क्यों उसको हटाऊंगा? बेशक मेरा 1% या 2% जो भी लॉस हुआ है, काटो, उसको काट के निकलो, कोई नई ट्रेड लो। हो सकता है वो 2% या 5% आपको उसमें प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए आप सबसे पहले एक अपने लिए गोल सेट करो कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम पर अपनी ट्रेड लेनी है, बस। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपको एक ही चार्ट में इतना पजल कर दिया जाता है कि आप खुद नहीं समझ पाते कि मैं ट्रेड को कौन से टाइम फ्रेम के साथ सेट करूं। तो पहली बात तो ये। और दूसरी, देखिए इसको मैं गेम के जरिए आपको समझाता हूं। आपने फुटबॉल का गेम देखा, क्या गोलकीपर आगे फ्रंट फुट पे खेलता है? नहीं। क्या जो फ्रंट फुट पे खेलता है क्या वो गोलकीपर बनता है जाके? नहीं। जो मिडिल में खेलते हैं क्या वो गोलकीपर बनते हैं? नहीं। क्या वो फ्रंट पे जाके खेलते हैं? नहीं। जो डिफेंसिव है वो डिफेंसिव ही रहता है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक टाइम फ्रेम अपने लिए सेट कर लीजिएगा, मुझे 15 मिनट पे खेलना है, बस। 15 मिनट पे टाइम सेट, दैट्स इट। चाहे आपको लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, अपनी कॉल काटो। अगर लॉस में है तो कॉल काटनी है, 100% काटनी है। अगर आपकी प्रॉफिट हो रही है तो उस हिसाब से आप अपने आप को बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉस हो रहा है तो 1-2% का देखो, काट दो, कोई नई ट्रेड देखो। लेकिन
हमेशा इमोशंस पर अपने कंट्रोल रखिए। कभी भी आके तहस में आके कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग कभी भी तहस में नहीं की जाती। बोल रहे हैं इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताता रहूंगा, शायद आपके कुछ काम आएंगे। कितना काम आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।